नमस्कार। मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र दंड प्रक्रिया संहिता के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। जमानतीय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन जमानत योग्य दर्शाए गए हैं। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि ऐसे अपराध जो 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होते हैं, जमानती अपराध होते हैं। और अजमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन जमानती अपराध में अभियुक्त जमानत की मांग अधिकार के रूप में कर सकता है। जब जमानती अपराध में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वह अभियुक्त को इस बात की जानकारी दे कि उसे जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है और वह जमानत का अधिकार प्राप्त है। जबकि अजमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अब हम एक केस लेते हैं। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1978 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि जमानती अपराध की दशा में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा ही जाएगा और अजमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जमानती अपराध में अभियुक्त जमानत की मांग अधिकार के रूप में कर सकता है, किंतु अजमानती अपराध में अभियुक्त जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता, बल्कि उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। दूसरा केस वो है आंध्र प्रदेश बनाम यूनिस बिन उमर रफ़ाई 2013 में, जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जमानत का आदेश देते समय उसमें जमानत के कारणों का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। दूसरी जो परिभाषा हम लेते हैं वो है आरोप, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2B में परिभाषित किया गया है। आरोप, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष होते हैं तो आरोप का कोई भी शीर्ष आरोप कहलाता है। आरोप वह अभिलेख पत्र है जिसके द्वारा अभियुक्त को इस बात की जानकारी होती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य या लोभ भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अधीन अपराध है। आरोप विचारण रूपी इमारत की नींव होता है। आरोप को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 211 से 224 में वर्णित किया गया है। आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए दोषारोपण का संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट वर्णन है। इसमें अभियुक्त को उस अपराध की सूचना होती है जिसके करने का उस पर आरोप है, जिसके लिए उसे प्रतिरक्षित करना होता है। किसी भी आपराधिक मामले में ऋजु विचारण का यह आधारभूत नियम है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाए, क्योंकि इसके अभाव में वो अपना बचाव नहीं कर सकता है। तीसरी जो परिभाषा दी गई है वो है संज्ञेय अपराध, जिसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र FIR के आधार पर अन्वेषण प्रारंभ कर देता है तथा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। आगे जो परिभाषा दी गई है वो है असंज्ञेय अपराध, जिसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
अब हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में जो है डिफरेंस देखेंगे। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में पहला जो अंतर है वो ये है कि संज्ञेय अपराध जो है वो गंभीर किस्म के होते हैं। इसके विपरीत जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो अधिक गंभीर प्रकृति के नहीं होते। दूसरा जो इन दोनों में अंतर है वो ये है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तीसरा जो इनमें अंतर है वो है कि संज्ञेय अपराध जब होता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को की जाती है, जबकि असंज्ञेय अपराध अगर घटित होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत किया जाता है। चौथा जो इनमें अंतर है वो यह है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जो है अन्वेषण नहीं कर सकता है। आगे जो डेफिनेशन दी गई है वो है परिवाद, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित किया गया है। परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक अभिकथन होता है किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, परंतु इसके अंतर्गत जो है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। अब हम देखते हैं कि परिवाद के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है परिवाद जो है वो मजिस्ट्रेट को किया जाता है, यानी कि पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई सूचना दी जाती है तो वो परिवाद नहीं होता, क्योंकि परिवाद जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने ही किया जाता है। दूसरा जो आवश्यक तत्व होता है वो है कार्रवाई करने के उद्देश्य, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो परिवाद किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्रवाई प्रारंभ करना होता है, यानी कि जिस विषय के बारे में या जिस अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट को परिवाद किया गया है उस पर कार्रवाई प्रारंभ करना ही परिवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा जो आवश्यक तत्व होता है कि वो ये है कि परिवाद लिखित या मौखिक रूप से होता है। चौथा जो अंतर है वो है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया होना चाहिए। पांचवा, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को की जाती है, न कि मजिस्ट्रेट को की जाती है। अब हम देखते हैं कि परिवाद किसको किया जाता है। परिवाद जो है मजिस्ट्रेट को किया जाता है, न कि पुलिस अधिकारी के सामने किया जाता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी के सामने जो किया जाता है वो संज्ञेय अपराध की FIR होती है, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने जो किया जाता है वो यह है कि जिस अपराध को किए जाने की सूचना दी गई है उस पर कार्रवाई किए जाए। दूसरा होता है कि परिवाद का उद्देश्य क्या है। परिवाद का यह उद्देश्य होता है कि जिस अपराध को करने की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई है उस पर कार्रवाई प्रारंभ करना होता है। आगे जो है परिवाद के अंतर्गत कार्रवाई कैसे की जाती है। परिवाद के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाती है। आगे हम देखते हैं कि परिवाद कौन कर सकता है। परिवाद वह व्यक्ति कर सकता है जो मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए कहता है या प्रार्थना करता है। यदि किसी कर्मचारी ने अपने अधिकारी को शिकायत की है और अधिकारी उस शिकायत को मजिस्ट्रेट को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजता है, परिवादी कर्मचारी नहीं होता बल्कि अधिकारी होगा। परिवाद कौन कर सकता है। परिवाद वह व्यक्ति कर सकता है जिसे जिसे अपराध के बारे में ज्ञान हो, परंतु उसे अपराध का व्यक्तिगत ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता। यदि उसे अपराध का ज्ञान अन्य किसी व्यक्ति से हुआ है तो भी वह परिवाद कर सकता है, परंतु कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत परिवाद होना आवश्यक होता है, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195, 198। आगे है परिवाद कैसे किया जाता है। परिवाद को करने का क्या प्रारूप होना चाहिए। परिवाद जो है लिखित या मौखिक रूप से किया जा सकता है। यदि किसी मामले में अन्वेषण प्रारंभ होने के पश्चात वो अपराध असंज्ञेय अपराध प्रकट होता है और पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है
वह पुलिस अधिकारी जिसने रिपोर्ट पेश की है वो परिवादी समझा जाएगा और जो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को की जाती है वो परिवाद समझी जाएगी। अब हम देखते हैं कि परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर होता है। परिवाद और एफआईआर में जो पहला अंतर है वो यह है कि परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों में किया जाता है, जबकि एफआईआर की बात करें या प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है संज्ञेय अपराध में की जाती है। दूसरा जो इनमें अंतर है वो यह है कि परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी को की जाती है। तीसरा जो है परिवाद दायर करते ही मजिस्ट्रेट को मामले का संज्ञान हो जाता है, यानी कि जैसे ही किसी अपराध को करने का परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट को किया जाता है तो वहीं से मजिस्ट्रेट जो है उस मामले का संज्ञान प्रारंभ कर लेता है। अगर हम प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात करें तो एफआईआर के मामलों में संज्ञान जो है एफआईआर दर्ज करते ही नहीं होता। चौथा जो अंतर है वो यह है कि परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, और जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो एफआईआर में पुलिस अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। धन्यवाद।